वेलकम टू फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स इन इंडिया और ये हमारा पार्ट 1 ऑफ द वीडियो है। शुरुआत करते हैं और देखते हैं अबाउट सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स। सबसे पहले तो सामाजिक धार्मिक आंदोलन क्या बैकग्राउंड था, हम उसके ऊपर नजर डालते हैं। द डॉन ऑफ द 18th century witnessed the birth of a new vision, a modern vision among some enlightened sections of the Indian society। आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1600 के आसपास जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना हुई और उसके बाद जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत आए और धीरे धीरे उन्होंने हमारे हर तरह के इंडिया में जो कल्चरल एस्पेक्ट है, इंडिया में जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, सब चीज़ों के ऊपर असर डाला। तो हमने जब खुद को ब्रिटिशर्स के साथ कंपेयर किया तो हमने पाया कि हम तो काफ़ी पिछड़े हुए हैं और इसकी वजह से एक नया मॉडर्न विजन, एक आधुनिक संकल्पना भारतीय समाज के कुछ प्रबुद्ध वर्गों के बीच थी। जो एजुकेटेड सेक्शन था, जो एनलाइटेंड सेक्शन था, उनको ये एहसास हुआ कि हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं और हमें अपनी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कुछ करना चाहिए। दिस एनलाइटेंड विजन वॉज टू शेप द कोर्स ऑफ इवेंट्स फॉर डेकेड्स टू कम एंड इवन बियॉन्ड। और ये जो उनकी परिकल्पना थी, ये आने वाले दशकों तथा इसके बाद की घटनाओं को एक नया रंग देने वाली थी। द प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग समटाइम्स बट नॉट विद फुल जस्टिफिकेशन डिफाइंड एज द रेनेसा। इस प्रक्रिया को पुनर्जागृति कहा जाता है। ये जो एनलाइटनमेंट था, इसको क्या कहा जाता है? इसको पुनर्जागृति, पुनर्जागरण, ये सब कहा जाता है। द प्रेजेंस ऑफ अ कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑन इंडियन सॉइल प्लेड अ कॉम्प्लेक्स yet decisive role in the crucial phase of modern Indian history। भारत की धरती पर औपनिवेशिक सरकार की मौजूदगी ने आधुनिक भारतीय इतिहास के इस महत्वपूर्ण चरण में एक निर्णायक भूमिका निभाई। ओके, तो ये बैकग्राउंड था। हाउ ब्रिटिश रूल वॉज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस इंट्रूडर्स। अब ऐसा तो नहीं है कि भारत जो है पहली बार ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने भारत के ऊपर कब्जा किया, नहीं, इससे पहले भी बाहर से लोग आए थे, बाहर से आक्रमणकारी आए थे। पर ब्रिटिशर्स कैसे डिफरेंट थे और वो आक्रमणकारी कैसे डिफरेंट थे, क्यों ब्रिटिशर्स ने हम पर इतना असर डाला? मोस्ट ऑफ द अर्लियर इंट्रूडर्स हु केम टू इंडिया हैड सेटल्ड विद इन हर फ्रंटियर्स, दे वर अब्सॉर्ब्ड बाय हर सुपीरियर कल्चर एंड हैड बिकम पार्ट ऑफ द लैंड एंड इट्स पीपल। भारत में आने वाले जो अधिकांश आक्रमणकारी थे वो भारत में ही बस गए थे और वे इसकी श्रेष्ठतर संस्कृति में घुल मिल गए और भारत की धरा तथा आम जन का ही वो हिस्सा बन गए। ओके, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ के हिस्सा नहीं बने, उनकी सोसाइटी अलग रही और भारतीयों का समाज अलग रहा। किंतु अंग्रेजों का आगमन भारत में ऐसे समय में हुआ जब यूरोप में आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति बयार बह रही थी एवं मानवतावाद, तर्कवाद, विज्ञान एवं वैज्ञानिक अवनेषण की अपनी महत्ता स्थापित करते जा रहे थे। तो जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कैप्चर किया, ब्रिटिशर्स कॉन्क्वेस्ट केम एट अ टाइम व्हेन in India, in contrast to an enlightened European of the 18th century। जब भारतीयों ने अपने आप को यूरोप से कंपेयर किया तो क्या पाया कि यूरोप जो है वो वहां पर साइंटिफिक आउटलुक चेंज हो रही है, वहां पर उनकी सिविलाइजेशन हमारी तरह स्टैग्नेंट और स्टैटिक नहीं है। तो जब हमने ये सारी चीजें देखी तो हमने कोशिश की कि हम भी अपने आप में सुधार लाएं। तो इस ग्राउंड में फिर हुए भारत में सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स। फैक्टर्स विच गेव राइज टू रिफॉर्म मूवमेंट, सुधार आंदोलन को जन्म देने वाले कारक। अब हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयां थी। हिंदुइज्म हैड बिकम अ कंपाउंड ऑफ मैजिक, एनिमिज्म एंड सुपरस्टिशन। हिंदू धर्म में क्या क्या था? हिंदू धर्म में बुराइयां थी, बर्बरता थी, बलि प्रथा थी, बहुत सारे देवों की पूजा करना था, दुनिया भर के अंधविश्वास थे। तो ये सारी चीजें जो हैं इसने हिंदू धर्म को जकड़ रखा था। प्रेजेंस ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑन इंडियन सॉइल, भारत की भूमि पर उपनिवेशी शासन की उपस्थिति। और हिंदू धर्म में तो बहुत सी बुराइयां थी ही उस समय में, लेकिन क्या जो अन्य धर्म थे उनमें बुराइयां नहीं थी? उनमें भी थी। ओके, जो भारतीय समाज था उसमें ही कुल मिलाकर बहुत सारी कुरीतियां थी, जैसे कि भेदभाव था, छुआछूत था, अंधविश्वास था, बहुपत्नीवाद था, पत्नियों की स्थिति बहुत खराब थी, ये सभी मूर्ति पूजा, ये सभी दिक्कतें थी। महिलाओं का बहुत ही निम्न स्तर था, उच्च जातियों की एकाधिकार मूलक एवं शोषणात्मक नीति, एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर। ओके, एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर यानी कि जो उच्च जाति के लोग थे वो हमेशा क्या कोशिश करते थे? वो कोशिश करते थे कि नीची जाति के लोगों का शोषण किया जा सके। ओके, तो
इतनी सारी बुराइयां। द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कास्ट हैम्पर्ड सोशल मोबिलिटी, फॉस्टर्ड सिविल डिविजन्स एंड सैप्ड इंडिविजुअल इनिशिएटिव। ओके, अब इतने सारे कायदे कानून थे, कास्ट डिस्टिंक्शंस थी, जातिगत रीति रिवाजों ने सामाजिक गतिशीलता को बाधित किया, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच की खाई को बढ़ाया और एकल पद्धति का सूत्रपात्र किया। सबसे अधिक छूत द्वारा होने वाला अपमान था जिसने मानव गरिमा को ठेस पहुंचाई। बिल्कुल, जो अनटचेबिलिटी है, कितनी बुरी बात है कि आप सीधा सीधा ये कहते हैं कि अगर आप किसी और दूसरे मानव को हाथ भी लगा लेंगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। कितना बड़ा आघात है ये उस दूसरे इंसान के आत्मसम्मान के लिए। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड। जब ब्रिटिशर्स आए वो अपने साथ इंग्लिश भाषा को भी लेकर आए। जिन भारतीयों ने इंग्लिश भाषा को पढ़ा उनको पता चला दुनिया भर में क्या हो रहा है। उनको ये एहसास हुआ, जैसे जैसे शिक्षा बड़ी और फूली, जो शिक्षित वर्ग था उसको एहसास हुआ कि भारतीय कितने पिछड़े हुए हैं। इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर एंड कॉन्शियसनेस ऑफ डिफीट बाय अ फॉरेन पावर। आधुनिक पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव एवं विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा गुलाम किए जाने के प्रति चेतना। इफ दे सक्सीडेड इन ओवरकमिंग दिस सोशल कोअर्जन दे वर कंडेम्ड एज विडोज टू लाइफ लॉन्ग मिजरी, निग्लेक्ट एंड ह्यूमिलिएशन। ओके, उसके बाद यहाँ पर कहा जाता है यदि वे इस सामाजिक दबाव पर काबू करने में असफल होते तो विधवाओं के लिए, अच्छा विधवाओं के भी उस समय, महिलाओं का ओवरऑल ही जीवन खराब था, इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनका जीवन तो और भी खराब था। विधवाओं के लिए जीवन भर उपेक्षा, अपमान और कष्ट के रूप में उनकी निंदा होती थी। ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास, नई आर्थिक शक्तियों का सीन में आ जाना, शिक्षा का प्रसार। ओके, और उसके बाद हम भारत की तुलना करते थे उन देशों से जो मॉडर्न हो गए थे, यूरोपियन कंट्री से हम कंपेयर करते थे और देखते थे कि हम पिछड़े हुए हैं। ओके, दुनिया में जागरूकता की वृद्धि, ये सभी रीजंस जो दिए गए हैं ये रीजन बने। इन्होंने एक तरह से एनकरेजमेंट किया टुवर्ड्स सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स। सोशल बेस, न्यूली इमर्जिंग मिडिल क्लास एंड ट्रेडिशनली एज वेल एज वेस्टर्न एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स। नव उभरता मध्यम वर्ग एवं और पारंपरिक के साथ साथ पश्चिमी शिक्षित बौद्धिक। आइडियोलॉजिकल बेस देखो अब यहाँ पर, द इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया विच गेव दीज रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड आइडियोलॉजिकल यूनिटी वर रैशनलिज्म, रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म एंड ह्यूमैनिज्म। वे महत्वपूर्ण बौद्धिक मापदंड जो इन आंदोलनों को एक आदर्शात्मक एकता प्रदान करते थे वे थे तर्कवाद, धार्मिक सार्वभौमिकता और मानवता। These reform movements could broadly be classified into two categories. Okay, ये जो reform movements हैं, जो भी social religious reform movements हैं, जो हम आगे करेंगे, हम इनको दो categories में divide कर सकते हैं। एक तो है हमारे सुधारक आंदोलन जिन्होंने समाज को सुधारने की कोशिश की, और दूसरे हैं हमारे revivalist movement। revivalist क्या है? ये है पुनरुत्थानवादी आंदोलन जिसमें कि आर्य समाज आता है, देवबंद मूवमेंट आते हैं। ओके, रिफॉर्मिस्ट में कौन कौन से आते हैं? रिफॉर्मिस्ट में ब्रह्मो समाज आएगा, प्रार्थना समाज आएगा और अलीगढ़ मूवमेंट आएगा। Both the reformist and the revivalist movement depended with varying degrees on an appeal to the lost purity of the religion they sought to reform. सुधारक और पुनरुत्थानवादी दोनों ही आंदोलन ने अलग अलग विचारों के साथ खोए धर्म की पवित्रता को खोजने पर जोर दिया। ओके, दोनों ही जो मूवमेंट्स थे क्या कह रहे थे कि धर्म जो था जब उसकी शुरुआत हुई वो इतना मुश्किल, इतना जटिल और इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ये तो समय के साथ इतनी सारी कुरीतियां आ गई हैं, इन कुरीतियों को दूर किया जाए। द ओनली डिफरेंस बिटवीन वन रिफॉर्म मूवमेंट एंड द अदर वाज द अदर ले इन द डिग्री टू विच इट रिलाइड ऑन ट्रेडिशनल और ऑन रीजन एंड कॉन्शियंस। दोनों आंदोलनों के बीच एकमात्र अंतर था वह बस इसके विचार में था कि एक परंपरा पर आधारित था तो दूसरा कारण वह चेतना पर आधारित था। अब यहां पर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हैड अ 2 पॉइंट एजेंडा।
व्यापक रूप से जो सामाजिक सुधार आंदोलन थे, इनके दो मुद्दे थे। एक तो था फाइट फॉर बेटरमेंट ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, समाज में महिलाओं की बेहतर स्थिति के लिए संघर्ष करना, महिलाओं की स्थिति को बेहतर करना, एक तो उनके लिए काम करना, ओके। और दूसरा था फाइट टू रिमूव डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत से होने वाली अयोग्यता को खत्म करने के लिए लड़ना। दो सेक्शंस का, ओके, दो सेक्शंस का सुधार करना था सोसाइटी में। एक तो थे हमारी बैकवर्ड क्लासेस जो अनटचेबिलिटी से जूझ रही थी, और दूसरी थी महिलाएं। तो दो पॉइंट्स थे जिन पर काम करना था, महिलाओं की बेहतरी के लिए और अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए। आगे देखो, रिफॉर्म मूवमेंट्स अमंग हिंदूज, हिंदुओं में जो सुधार आंदोलन हुए उन पर अब हम नजर डालेंगे। बंगाल में जो हुए उन पर नजर डालते हैं। राजा राम मोहन रॉय लेकर आए ब्रह्मो समाज, देवेंद्र नाथ टैगोर और तत्वबोधिनी सभा, केशव चंद्र सेन एंड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। केशव चंद्र सेन वैसे ही शुरुआत में ब्रह्मो समाज के साथ जुड़ेंगे, लेकिन आगे जाकर ये स्प्लिट होकर ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की ओर चले जाएंगे, उसको स्टैब्लिश करेंगे। प्रार्थना समाज, डेरोजियो एंड यंग बंगाल मूवमेंट, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं ये लॉर्ड डलहौजी के ऊपर, ओके, लॉर्ड डलहौजी के ऊपर बहुत दबाव डालेंगे, और लॉर्ड डलहौजी के टाइम में आएगा विडो रीमैरिज एक्ट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं ये जो विधवा महिलाएं थी हिंदू धर्म में, देखो होता क्या था, छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, बहुत सारी शादियां कर सकता था पुरुष, महिलाएं तो इतनी शादियां नहीं कर सकती थी। तो होता क्या था कि काफी बार ऐसा होता था कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो काफी सारी औरतें जो है वो विधवा हो जाती थी, और विधवा विवाह का दोबारा से विधवाओं की शादी करने का कोई कानून उस समय था नहीं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस दिशा में बहुत काम किया और कामयाब भी रहे, ओके। वेस्टर्न इंडिया में था प्रार्थना समाज, स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटीज, परमहंस मंडली, ज्योतिबा फुल्ले का सत्यशोधक समाज, गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के नाम से जो जाने गए, गोपाल गणेश अगरकर और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। दक्षिण भारत में श्री नारायण धर्म परिपालना मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और टेम्पल एंट्री मूवमेंट। ये हम सभी हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और ये भारत में कौन कौन सी जगह पर हुए उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये वेस्टर्न इंडिया के थे, और ये जो नीचे दिए गए हैं ये हैं सदर्न इंडिया के। आगे चलते हैं, ऑल इंडिया, ओके, जो पूरे ही भारत में सक्रिय रहे उसमें नाम आता है रामकृष्ण मूवमेंट का, ओके। रामकृष्ण मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं स्वामी विवेकानंद, ये आज तक भी आप इसके बारे में सुनते हैं। दयानंद सरस्वती जी का आर्य समाज था, जो डीएवी स्कूल्स हैं आज के जमाने में वो आर्य समाज की ही देन है। और थियोसोफिकल मूवमेंट, ये थियोसोफिकल मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई थी एनी बेसेंट, ओके। अब मैं आपके साथ एक एक करके लेती जाऊंगी और करती जाऊंगी। जैसे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ब्रह्मो समाज के बारे में, और राजा राम मोहन रॉय जो हैं ये जुड़े हुए थे ब्रह्मो समाज के साथ। राजा राम मोहन रॉय जो हैं इनको फर्स्ट मॉडर्न मैन इन इंडिया भी कहते हैं, बहुत ही आधुनिक विचारों के थे। करीबन 14 लैंग्वेजेस इनको आती थी, ओके, बहुत अच्छी पकड़ इनकी भाषाओं पर थी। इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, यानी कि भारत में जो पुनर्जागरण हुआ उसके पिता या उसके जनक के रूप में भी जाना जाता है। और याद रखिएगा कि इनकी मृत्यु भारत में नहीं हुई थी, भारत से बाहर इंग्लैंड में हुई थी। 1831 में उस समय जो मुगल शासक थे अकबर II, उन्होंने इनसे कहा कि आप जरा इंग्लैंड जाइए और ब्रिटिश सरकार को मेरी पेंशन बढ़ाने के बारे में बात कीजिए। तो जब ये इंग्लैंड गए थे अकबर II के कहने पर, वहां इंग्लैंड में इनकी तबीयत खराब हो गई थी और इनकी मृत्यु हो गई थी। 1831 he went to England to argue the case of Akbar II before the board of control. अकबर II ने इन्हें टाइटल दिया था राजा का, अकबर II gave him the title of राजा। As a reformist ideologue, Roy believed in the modern scientific approach. किस बात में इनका विश्वास था? इनका विश्वास था आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण में, और सामाजिक समानता, सब लोग बराबर हो, सबके साथ आप सम्मान पूर्वक व्यवहार कीजिए, यही इनका मेन सिद्धांत था। ठीक है, आगे देखते हैं, कंट्रीब्यूशन फॉर विमेन। रॉय वाज अ डिटरमिन्ड क्रूसेडर अगेंस्ट द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ सती। जब भी सती अबॉलिशन के बारे में बात की जाएगी राजा राम मोहन रॉय का नाम जरूर आएगा। इनकी स्वयं की भाभी सती हो गई थी और उसके बाद इनको लगा था कि कितनी ज्यादा क्रूरता है, आप एक व्यक्ति को मरने के लिए कह रहे हैं सीधा कि खुद को जलाकर मार डालो। देखिए, जो समाज था वो पुरुष प्रधान समाज, अब पति मर गया, अगर पत्नी जिंदा रहेगी तो वो जिस घर में रह रही है वहां पर
अपने हक मांगेगी। ओके, उसके घर वाले उस विधवा लड़की को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या किया जाए? सबको जो सूट करता है वो ये सूट करता है कि ऐसा करो तुम पति के साथ ही मर जाओ, आगे जहां पति जाएगा वहीं तुम जाना, उसके साथ साथ स्वर्ग चली जाओगी। तो रॉय जो थे उनको ये लगा ये तो बड़ा इनह्यूमन है, इस तरह से महिलाओं को जला दिया जा रहा है। रॉय वॉज अ डिटरमिन्ड क्रूसेडर अगेंस्ट द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ सती। ही स्टार्टेड द एंटी सती स्ट्रगल इन 1818। 1818 में उन्होंने अपना सती प्रथा विरोधी आंदोलन शुरू किया और उसके बाद उन्होंने प्रयास किया और आया गवर्नमेंट रेगुलेशन इन 1829। गवर्नमेंट रेगुलेशन आया जिसने ये कहा, डिक्लेयर किया कि प्रैक्टिस ऑफ सती वाज अ क्राइम, ये अपराध है। उनके इन प्रयासों को 1829 में सरकारी विनियम द्वारा सम्मानित किया गया, जिसके अंतर्गत सती प्रथा को एक अपराध घोषित कर दिया गया। इन्होंने पॉलीगैमी के ऊपर अटैक किया। पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुत सारी शादियां, और साथ ही साथ जो विधवाएं थी उनकी जो इतनी बुरी हालत थी, ओके, विधवाएं तो बेचारी जमीन पर ही बैठती थी, जमीन पर ही सोती थी, सफेद कपड़ा पहनती थी, एक समय खाना खाती थी, दुनिया भर के कायदे कानून विधवाओं के लिए। और अगर किसी आदमी की पत्नी मर जाए तो फटाफट दूसरी शादी कर लो। बहु विवाह और विधवाओं की स्थिति पर उन्होंने ज्यादा जोर डाला। वह महिलाओं के लिए संपत्ति व उत्तराधिकार के अधिकार की उन्होंने मांग की। ओके, आगे देखो, कंट्रीब्यूशन फॉर एजुकेशन। क्या इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया? यस, इन्होंने बिल्कुल कहा। जब कह ही रहे हैं कि मैं मॉडर्न साइंटिफिक व्यूज को सपोर्ट करता हूं, तो उसके लिए उस तरीके से शिक्षित होना भी तो जरूरी है। इन्होंने डेविड हरे के प्रयासों को समर्थन दिया और हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1817 में कैलकाटा में। डेविड हरे के प्रयासों को समर्थन 1817 में हिंदू कॉलेज को स्थापित कर दिया कलकत्ता में। आगे है, वाइल रॉयज इंग्लिश स्कूल टॉट मैकेनिक्स एंड वोल्टेज फिलॉसफी। तो इन्होंने इंग्लिश स्कूल की भी स्थापना की ताकि लोग जो है मॉडर्न एजुकेशन पा सकें। साथ ही साथ इन्होंने एक वेदांता कॉलेज को भी एस्टैब्लिश किया 1825 में। और यहां पर क्या पढ़ाया जाता था? यहां पर बोथ इंडियन लर्निंग एंड वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंसेस दोनों ऑफर किए गए। ही वॉज अ गिफ्टेड लिंग्विस्ट। उनको करीबन 14 भाषाएं आती थी। उन्होंने बहुत सारी पत्रिकाएं वगैरह निकाली, अपनी बातों को बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी में निकालते थे तथा जनता शिक्षित व सूचित हो सके और सरकार के समक्ष अपनी पीड़ाओं को प्रस्तुत करते थे। अब एडमिनिस्ट्रेशन में इनका योगदान देखा जाए, ही कंडेम्ड ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस ऑफ बंगाली जमींदार्स एंड डिमांडेड फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम रेंट्स। इन्होंने कहा कि जो टैक्स वसूला जाता है, ओके, अधिकतम किराए को के लिए इन्होंने कहा कि अधिकतम किराया आप फिक्स कर दीजिए ताकि जो जमींदार है उससे ज्यादा ना मांग सके। ये सारा काम इन्होंने किया, बहुत ही सक्रिय रहे ये जीवन भर। ही ऑल्सो डिमांडेड अबॉलिशन ऑफ टैक्सेस ऑन टैक्स फ्री लैंड्स। जहां पर भी कर मुक्त भूमियां हैं उनके ऊपर करों को समाप्त कर दिया जाए। He called for a reduction of export duties on goods abroad and abolition of the East India Company's trading rights. विदेशी वस्तुओं पर निर्णायक शुल्कों में कमी और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार अधिकारों की समाप्ति की इन्होंने मांग की। He demanded judicial equality between Indians and Europeans and that trial be held by jury. भारतीयों व यूरोपियों के बीच न्यायिक समानता व न्यायाधीश द्वारा मामले की सुनवाई। देखो होता क्या था कि अगर कोई इंडियन अपराधी है तो एक यूरोपियन जज उसके केस की सुनवाई कर सकता है, लेकिन अगर कोई यूरोपियन अपराधी है तो यूरोपियन जज को ही हम इतना सक्षम मानते थे कि उसकी केस की सुनवाई कर सके। तो इन्होंने क्या कहा? जुडिशियल इक्वालिटी हो। इन्होंने एक बंगाली ग्रामर कंपाइल की। कास्ट सिस्टम क्रिएटेड इनइक्वालिटी एंड इट डिवाइडेड पीपल एंड डिप्राइव्ड देम ऑफ पेट्रियोटिक फीलिंग्स, ऐसा इनका मानना था। ये अग्रणी माने जाते हैं भारतीय पत्रकारिता में। 1821 में इनकी संवाद कौमुदी आई, ये इनका पेपर है। 1822 में आया मिरत उल अखबार, ये फर्स्ट जर्नल है पर्शियन भाषा में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी भाषाओं के ये ज्ञानी थे। कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिलीजन की अगर हम बात करें कि धर्म के मामले में इनका क्या योगदान है, ये एक ही भगवान में विश्वास करते थे कि एक ही भगवान है, आप इतने सारे भगवानों की पूजा ना करें। इन्होंने पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट 1809 में, एंड ट्रांसलेटेड इनटू बंगाली द वेदास एंड द 5 उपनिषद। जो हमारे वेद हैं और जो उपनिषद हैं उनको इन्होंने बंगाली में ट्रांसलेट किया ताकि लोग अपने आप अपनी रिलीजियस बुक्स और रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ें और उन्हें पता चले कि इन रिलीजियस बुक्स में क्या एग्जैक्टली लिखा हुआ है, ताकि ब्राह्मण जो है उनका बेवकूफ ना बनाए।
उसके बाद इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा की इन्होंने स्थापना की 1814 में, और इन्होंने मूर्ति पूजन के खिलाफ, ओके, जो कास्ट रिजिडिटीज हैं, ओके, जो कास्ट रिजिडिटीज, जो जटिल जाति प्रथा है, और जो हम अनर्थ पर बहुत सारी इस तरह की रिचुअल्स हैं जो मीनिंगलेस हैं, और जो दूसरे सोशल इवेल्स हैं, उनके खिलाफ इन्होंने अपना अभियान चलाया। स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय रैशनलिस्ट आइडियाज, तर्कवादी, कोई भी काम कर रहे हो तो सोचो कि उसके पीछे लॉजिक क्या है। डिक्लेयर्ड दैट द वेदांता इज बेस्ड ऑन रीजन एंड दैट इफ रीजन डिमांडेड इट इवन अ डिपार्चर फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स इज जस्टिफाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बताया कि वेदांत तर्क पर आधारित है, और जहां तक कि शास्त्रों से एक प्रस्थान का उन्होंने बताया कि वेदांत तर्क पर आधारित है, और अगर तर्क ये कहता है कि हमें शास्त्रों में लिखी हुई बातों से हटकर कुछ करना चाहिए, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। ये इनका धार्मिक योगदान है। उसके बाद फाउंडेड द ब्रह्मो सभा इन अगस्त 1828। जो हमने पहले आत्मीय सभा पढ़ा इनके बारे में कि इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा जो है वो आगे जाकर ब्रह्मो सभा बनी, और ब्रह्मो सभा के बाद फाइनली बन गई वो ब्रह्मो समाज। फॉर्म्स ऑफ वर्शिप, प्रेयर्स, मेडिटेशन, रीडिंग ऑफ उपनिषद। ओके, अब ये जो ब्रह्मो समाज था, इसमें पूजा का प्रारूप क्या था? प्रार्थना करना, ध्यान लगाना और उपनिषद को पढ़ना। क्या अलाउड नहीं था? किस चीज की अनुमति नहीं थी? मूर्ति पूजन की अनुमति नहीं थी, बुत या प्रतिमा बनाने की नहीं थी, कार्विंग, पेंटिंग, पिक्चर, पोर्ट्रेट, ये सभी चीजें, ये सब अलाउड नहीं था। लॉन्ग टर्म एजेंडा देखते हैं अब। ब्रह्म समाज का दीर्घकालीन मुद्दा किस चीज पर ये डटे रहे? ये लोग चाहते थे कि हिंदू धर्म को प्योरीफाई किया जा सके। ओके, टू प्योरीफाई हिंदुइज्म एंड टू प्रीच मोनोथिज्म। मोनोथिज्म का मतलब है कि देयर इज ओनली वन गॉड। और इन्होंने दो चीजों पर बहुत ज्यादा जोर दिया, रीजन एंड द वे, बेस्ड ऑन ट्विन पिलर्स ऑफ रीजन एंड द वेदास एंड उपनिषद। They tried to incorporate teachings of other religion and kept its emphasis on human dignity. ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू धर्म से अच्छी चीजें इन्होंने शामिल की, नहीं, अन्य धर्मों की सीखों को भी इन्होंने शामिल करने की कोशिश की। मानव सम्मान पर बहुत ज्यादा जोर दिया। मूर्ति पूजा को इन्होंने अस्वीकार किया। सती जैसी सामाजिक कुरीतियों की इन्होंने आलोचना की, और इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया ह्यूमन डिग्निटी पर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। रॉयज प्रोग्रेसिव आइडियाज मेट विद स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स लाइक राजा राधाकांत देव। जाहिर सी बात है, आप उस जमाने में समाज को बदलने की कोशिश कर रहे थे। आज भी अगर कोई मॉडर्न व्यू या ओपिनियन अडॉप्ट की जाती है तो समाज का बहुत सा सेक्शन है जो खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं, हमें इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। तो राजा राम मोहन रॉय के जो प्रोग्रेसिव आइडियाज थे, उनके प्रगतिशील विचार थे, और उनको अपोज करने के लिए सामने आए राजा राधाकांत देव। और जो राजा राधाकांत देव थे ये रूढ़िवादी थे, और इन्होंने ब्रह्मो समाज के अगेंस्ट, ब्रह्मो समाज को काउंटर करने के लिए स्थापना की धर्म सभा की। ओके, धर्म सभा क्या कह रही है? धर्म सभा कह रही है जैसा चल रहा है बिल्कुल ठीक चल रहा है, हमें कोई चेंज नहीं चाहिए। रॉय जो है, राजा राम मोहन रॉय, इनकी डेथ हुई 1833 में, जिससे कि ब्रह्मो समाज को काफी झटका लगा। ऑर्थोडॉक्स हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस धर्म सभा काउंटर टू ब्रह्म सभा। इनकी डेथ के बाद ब्रह्मो समाज जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक था आदि ब्रह्मो समाज जिसके हेड बने देवेंद्रनाथ टैगोर, और दूसरा था भारतीय ब्रह्मो समाज जिसके हेड बने केशव चंद्र सेन। एक साधारण ब्रह्मो समाज भी था जो आनंद मोहन बोस द्वारा स्टार्ट किया गया था 1878 में। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ब्रह्मो समाज जो है वो काफी पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। ओके, देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में देखते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे ये फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर थे। ओके, और इनका परिवार काफी पुराने टाइम से ही बेहद शिक्षित और मॉडर्न व्यूज का रहा है। तो जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे ये पारंपरिक भारतीय सीख व पश्चिमी नए विचारों का सबसे बढ़िया उदाहरण थे। 1839 में ही फाउंडेड द तत्वबोधिनी सभा टू प्रोपोगेट राजा राम मोहन रॉयज आइडियाज। 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की ताकि राजा राम मोहन रॉय के विचारों का ये प्रचार कर सकें। तत्वबोधिनी पत्रिका प्रमोटेड अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट इन द बंगाली लैंग्वेज। याद रखिएगा, एक दो बार मैंने क्वेश्चन देखा है किस भाषा में थी ये तत्वबोधिनी पत्रिका। ये बंगाली भाषा में थी, और इसमें क्या था?
भारत के अतीत को व्यवस्थित ढंग से उसका अध्ययन करने के लिए बंगाली भाषा में थी तत्वबोधिनी पत्रिका। द समाज यानी कि जो ब्रह्मो समाज था, ये किस चीज का समर्थन करते थे? ये विडो रीमैरिज का समर्थन करते थे, ये पॉलीगैमी के अगेंस्ट थे, ये विमेन्स एजुकेशन का समर्थन करते थे और ये चाहते थे कि किसानों की हालत में सुधार आए। तो इतने सारी चीजों को ये सपोर्ट करते थे। अब हम बात करेंगे यंग बंगाल मूवमेंट और हेनरी विवियन डेरोजियो की। हेनरी विवियन डेरोजियो बहुत ही यंग उम्र में इनकी डेथ हो गई थी और ये कैलकाटा के हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे। ड्यूरिंग द लेट 1920s एंड अर्ली 1830s देयर इमर्ज्ड अ रैडिकल इंटेलेक्चुअल ट्रेंड अमंग द यूथ इन बंगाल व्हिच केम टू बी नोन एज यंग बंगाल मूवमेंट। 1820 के दशक के अंत और 1830 के दशक की शुरुआत के दौरान बंगाल में युवाओं के बीच एक क्रांतिकारी बौद्धिक बदलाव आया जिसे युवा बंगाल आंदोलन कहा जाता है। और a young Anglo-Indian Henry Vivian Derozio who taught at the Hindu College from 1826 to 1831, he was the leader and inspirer of this progressive trend. हेनरी विवियन डेरोजियो जो कि एक युवा एंग्लो भारतीय थे, उन्होंने हिंदू कॉलेज में 1836 से 1831 तक पढ़ाया और वो इस प्रगतिशील बदलाव के नेता और प्रेरक थे। ड्यूरिंग ही ड्रू हिज इंस्पिरेशन फ्रॉम द ग्रेट फ्रेंच रेवोल्यूशन। यस, उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी तो बहुत सारी कंट्रीज ने फ्रेंच रेवोल्यूशन से अपने आप को इंस्पायर्ड महसूस किया। जबरदस्त ये टीचर थे एंड स्टार्टेड एकेडमिक एसोसिएशन इन 1828। ही इंस्पायर्ड द स्टूडेंट्स। उन्होंने स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित किया और उनसे कहा कि आप लॉजिकली सोचिए, इंडिपेंडेंटली सोचिए, ठीक है, इंडिपेंडेंटली सोचिए, सभी प्रकार की सत्ता पर आप सवाल उठाइए, समानता और स्वतंत्रता से प्यार कीजिए और सच्चाई की पूजा करने के लिए उन्होंने स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। डेरोजियो के जो फॉलोअर्स थे, उनके जो अनुयायी थे, उनके जो पथ पर चलने वाले थे, उन्हें डेरोजियंस कहा गया और ये जो मूवमेंट था ये यंग बंगाल मूवमेंट के नाम से जाना गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेरोजियो को, ओके, डेरोजियो को ही वाज परहैप्स द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, क्या माना जाता है इनको कि ये भारत के पहले राष्ट्रवादी कवि थे, हेनरी विवियन डेरोजियो। उसके बाद इनको हिंदू कॉलेज से हटा दिया गया 1831 में बिकॉज ऑफ हिज रेडिकलिज्म और उसके कुछ समय बाद इनकी काफी यंग उम्र में ही मृत्यु हो गई। डेरोजियंस अटैक्ड ओल्ड डेकेडेंट कस्टम्स, राइट्स एंड ट्रेडिशंस। यस, पुराने व पतनशील परंपराएं, रीतियां व परंपराओं पर इन्होंने हमला बोला। वे महिलाओं के अधिकारों के प्रति जुनूनी थे और उनके लिए महिलाओं के लिए शिक्षा की भी मांग की गई। तो उस जमाने में ये सारी जो मांगे थी काफी लोगों को पसंद नहीं आई। Why Derosians did not succeed in creating a movement? उस समय जो सोशल कंडीशंस थी, उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां थी, वो परिपक्व नहीं थी कि इस तरह का मूवमेंट स्टार्ट किया जा सके। दे डिड नॉट टेक अप द पेजेंट्स कॉज। पेजेंट, इन्होंने ज्यादा जोर किस चीज पर दिया? इन्होंने रैशनली सोचने पर, ओके, रैशनली सोचने पर, जो सत्ता के केंद्र हैं उनको चैलेंज करने पर, इंडिपेंडेंस पर, इन चीजों पर जोर दिया। इन्होंने पेजेंट्स के मुद्दे नहीं उठाए, किसानों के मुद्दे नहीं उठाए। दूसरा है फॉरगॉट टू मेंटेन देयर लिंक विद द पीपल एंड देयर रेडिकलिज्म वाज बुकिश। जनता से अपने संपर्कों को बनाए रखने में इनसे चूक हो गई और उनकी क्रांति जो थी वो किताबी क्रांति जैसी थी। दे फेल्ड टू कम टू ग्रिप्स विद द इंडियन रियलिटी। यस, फ्रांस में कुछ और परिवेश हो सकता है, भारत में बिल्कुल अलग होगा, तो जो भारत की वास्तविकता है उससे ये थोड़े दूर थे। दे कैरिड ऑन पब्लिक एजिटेशन ऑन पब्लिक क्वेश्चन सच एज रिविजन ऑफ कंपनीज चार्टर, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ट्रायल बाय जूरी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स from oppressive जमींदार्स, employment of Indians in higher grades of government services। उन्होंने जनता के कहने पर सार्वजनिक व्याकुलता को उठाया, जैसे कंपनी के चार्टर को सुधारना, प्रेस की आजादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया, न्यायपीठ द्वारा सुनवाई की जाए, शोषक जमींदारों से किसानों की रक्षा के मुद्दे पर उन्होंने बात की और सरकारी सेवाओं के उच्च पदों पर भारतीयों की भर्ती के लिए भी उन्होंने बात की। तो ये सारे काम उन्होंने किए, परंतु फिर भी उनका जो मूवमेंट था वो ज्यादा कामयाब नहीं हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब हम बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। ये बहुत बड़े विद्वान और समाज सुधारक थे। ये प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज थे, संस्कृत महाविद्यालय के ये प्राचार्य थे। ही डेडिकेटेड हिज एंटायर लाइफ टू द कॉज ऑफ सोशल रिफॉर्म। अपना संपूर्ण जीवन इन्होंने समाज सुधार में समर्पित कर दिया।
Though he was a great Sanskrit scholar, his mind was open to the best in Western thought. हालांकि ये एक महान संस्कृत के विद्वान थे, फिर भी फिर भी उनका जो दिमाग था पश्चिमी विचारों के प्रति खुला हुआ था। उन्होंने संस्कृत पढ़ने के लिए एक नई तकनीक का विकास किया। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि जो संस्कृत लैंग्वेज है, जिसमें कि हमारी अधिकतर हिंदू रिलीजियस बुक्स हैं, उनमें उनको समझने के लिए संस्कृत लैंग्वेज आनी बहुत अच्छे से जरूरी है। और जो पंडित्स हैं, ब्राह्मण्स हैं, वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर आम जनता को संस्कृत पढ़नी लिखनी आ जाएगी तो फिर काम काफी आसान हो जाएगा और जनता जान पाएगी कि वास्तविक रूप से धर्म कहता क्या है। तो उन्होंने संस्कृत पढ़ाने के लिए नई तकनीक का विकास किया। वह भारतीय और पश्चिमी संस्कृत के सुखद गठजोड़ के परिचायक थे। बंगाली में अपनी लेखनी द्वारा एक आधुनिक गद्य प्रणाली को उन्होंने विकसित किया। तो ये सारे काम उन्होंने किए। He opened the gates of the Sanskrit college to non-Brahmin students, for he was opposed to monopoly of Sanskrit studies that the priestly caste was enjoying at that time. उन्होंने संस्कृत कॉलेज के द्वारों को गैर ब्राह्मणों के लिए भी खोला, वरना संस्कृत के ऊपर तो पूरी तरह से ब्राह्मणों की मोनोपोली मानी जाती थी। उन्होंने संस्कृत को नॉन ब्राह्मण्स के लिए भी खोला और उसके बाद फिर धीरे धीरे संस्कृत पॉपुलर होने लगी। कंट्रीब्यूशन टू अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियाज डाउन ट्रॉडन वुमनहुड, और उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया इन फेवर ऑफ विडो री मैरिज। He had to face orthodox because of his support to widow remarriage. विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के कारण उन्हें रूढ़िवादियों का सामना करना पड़ा। वो चाइल्ड मैरिज के भी अगेंस्ट थे और वो एजुकेशन ऑफ विमेन में उनका जबरदस्त इंटरेस्ट था। आगे देखते हैं। तो ये सारा कुछ हुआ और उसके बाद अब हम चलते हैं वेस्टर्न इंडिया की ओर। अभी हमने देखा ईस्टर्न इंडिया में क्या क्या हो रहा था। ओके, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट्स की वजह से विडो रीमैरिज एक्ट भी आया 1856 में, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। वेस्टर्न इंडिया में थी परमहंस मंडलीज। ये जो परमहंस मंडली थी 1849 में, दे वर फाउंडेड इन महाराष्ट्र। इट्स फाउंडर्स बिलीव्ड इन वन गॉड एंड दे वर प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन ब्रेकिंग कास्ट रूल्स। इसके संस्थापक एक ईश्वर में विश्वास करते थे और मुख्य रूप से जाति नियमों को तोड़ने में उनकी रुचि थी। इसलिए इनकी जो मीटिंग्स होती थी वहां पर लो कास्ट पीपल खाना बनाते थे और सब लोग बैठकर एक साथ खाते थे परमहंस मंडलीज में। शाखाएं कहाँ थी? पूना और सतारा में। स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी, बहुत सारे एजुकेटेड यंग मैन जो थे उन्होंने बनाई स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी, जिनकी दो शाखाएं थी, एक गुजराती में और दूसरी मराठी में। गुजराती एंड द मराठी ज्ञान प्रसारक मंडलीज। ये जो बॉडीज थी ये लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करवाती थी, और लेक्चर्स किस चीज पर? ऑन पॉपुलर साइंस एंड सोशल क्वेश्चंस। और वन ऑफ द एम्स ऑफ द सोसाइटी वाज टू स्टार्ट स्कूल्स फॉर एजुकेशन ऑफ वुमेन। सत्यशोधक समाज और ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज और ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले कौन थे? ज्योतिबा फुले जो थे ये माली समुदाय के सदस्य थे, माली समुदाय को ये बिलोंग करते थे, और इन्होंने शुरुआत की सत्यशोधक समाज की, यानी कि वो समाज जो सत्य की खोज में जाता है, द ट्रूथ सीकर्स सोसाइटी। 1873 में इसकी शुरुआत की गई। द लीडरशिप ऑफ द समाज केम फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस। जो इस ग्रुप के सत्यशोधक समाज के लीडर्स थे वो जनरली पिछड़ी जातियों से आए, जैसे कि माली थे, तेली थे, कुणबी थे। ओके, ये अलग अलग जातियों से आए और सारी जनरली बैकवर्ड क्लासेस। तो आगे क्या होता है? ऑल हिज लाइफ ही कैरीड ऑन अ कैंपेन। सारी उम्र उन्होंने अभियान चलाया अपर कास्ट डोमिनेशन के खिलाफ। इनका संपूर्ण जीवन जो है उच्च जाति के वर्चस्व और ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ अभियान रहा। अ पाइनियर ऑफ द विडो रीमैरिज मूवमेंट इन महाराष्ट्र। यस, ये आप जरूर याद रखिएगा कि ज्योतिबा फुले जो हैं वो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के अग्रणी थे। विष्णु शास्त्री पंडित फाउंडेड द विडो रीमैरिज एसोसिएशन इन 1850। विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह संघ 1850 के दशक में इसकी स्थापना की। मेन एम क्या था मूवमेंट का? मेन एम था सोशल सर्विस, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग विमेन एंड लोअर कास्ट पीपल। फुले, ज्योतिबा फुले जो थे उनका सार्वजनिक सत्य धर्म गुलामगिरी, ये गुलामगिरी है। दे बिकेम सोर्सेस ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द कॉमन मासेस। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी,
और सार्वजनिक सत्य धर्म, इन दोनों पुस्तकों ने लोगों को बहुत ज्यादा प्रेरित किया। ये गुलामगिरी है, ठीक है। फुले यूज द सिंबल ऑफ राजा बाली एज अपोज टू ब्राह्मण्स सिंबल ऑफ रामा। अनदर प्रोमिनेंट वर्कर इन दिस फील्ड वाज करसन दास मुलजी। ओके, करसन दास मुलजी, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का पक्ष लेने के लिए गुजराती में साप्ताहिक अखबार सत्य प्रकाश की इन्होंने शुरुआत की। Phule aimed at the complete abolition of the caste system and socio-economic inequalities. He was against Sanskritic Hinduism. तो जो फुले हैं, ज्योतिबा फुले, उनका लक्ष्य पूरी तरह जाति प्रथा को खत्म कर देना, सामाजिक आर्थिक असमानता की समाप्ति, वे पूरी तरह से सांस्कृतिक हिंदुत्व के विरोधी थे। दिस मूवमेंट गेव अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी टू द डिप्रेस्ड कम्युनिटीज एज अ क्लास अगेंस्ट द ब्राह्मण्स हु वर सीन एज द एक्सप्लॉयटर्स। फुले ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक लड़कियों का स्कूल शुरू किया पूना में एंड वाज अ पायनियर ऑफ विडो रीमैरिज मूवमेंट इन महाराष्ट्र। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अपनी पत्नी की सहायता से फुले ने पुणे में एक बालिका विद्यालय खोला और जो कि महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का मार्ग निर्माता था। एन आउटस्टैंडिंग चैंपियन ऑफ न्यू लर्निंग एंड सोशल रिफॉर्म इन महाराष्ट्र वाज गोपाल हरि देशमुख। एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है गोपाल हरि देशमुख। उन्होंने भी महाराष्ट्र में बहुत सारा अच्छा काम किया सोशल रिफॉर्म के क्षेत्र में, और इनको जाना जाता है निकनेम लोकहितवादी के नाम से। प्रार्थना समाज के फाउंडर हैं केशव चंद्र सेन। बॉम्बे में इन्होंने इसकी स्थापना की 1863 में। अर्लियर द ब्रह्मो आइडियाज स्प्रेड इन महाराष्ट्र वेयर द परमहंस सभा वाज फाउंडेड इन 1849। प्रार्थना समाज ने बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया ऑन मोनोथिज्म, ऑन वर्क्स रादर देन ऑन फेथ, रिलाइड ऑन एजुकेशन एंड परसुएशन, नॉट ऑन कन्फ्रंटेशन विद हिंदू ऑर्थोडॉक्सी। देयर वाज अ 4-point सोशल एजेंडा। प्रार्थना समाज के 4 बिंदु थे जिन पर इनको काम करना था। कास्ट सिस्टम का डिसअप्रूवल, विमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज, और साथ ही साथ मेल्स और फीमेल्स दोनों की विवाह की आयु को बढ़ाना, उसको इंक्रीज कर देना। ये इनका 4-point एजेंडा था। उसके बाद आपने नाम सुना होगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ भी जुड़े हुए थे और इनका काम था मिशनरीज तैयार करना जो कि काम आए हमारे देश के लिए, ठीक है। ये किसी भी रिलीजन से एसोसिएटेड नहीं था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की। क्या एम थी? टू ट्रेन नेशनल मिशनरीज फॉर द सर्विस ऑफ इंडिया, टू प्रमोट बाय ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स द ट्रू इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन पीपल, प्रिपेयर अ कार्डर ऑफ सेल्फलेस वर्कर्स हु वर टू डिवोट देयर लाइव्स टू द कॉज ऑफ द कंट्री। और गोखले की डेथ के बाद 1915 में गोखले जी की डेथ हो गई थी। श्रीनिवास शास्त्री जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट बने। भारतीय सेवा के लिए राष्ट्रीय मिशनरियों को प्रशिक्षित करना, संवैधानिक तरीकों से भारतीय लोगों के सारे सच्चे हितों को बढ़ावा देना, निस्वार्थ श्रमिकों के एक संवर्ग तैयार करना जो धार्मिक भावनाओं में देश के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दे। गोखले की मृत्यु 1915 में हुई। उसके बाद श्रीनिवास शास्त्री ने अध्यक्ष के रूप में जिम्मा संभाला। आगे देखते हैं सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग के फाउंडर कौन है? नारायण मल्हार जोशी। ओके, इन्होंने बॉम्बे में सोशल सर्विस लीग की नींव रखी। एम क्या था? टू सिक्योर फॉर द मासेस बेटर एंड रीजनेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ एंड वर्क। जनता की भलाई के लिए उनके जीवन व कार्य की उचित परिस्थितियों को एस्टैब्लिश करना। इन्होंने बहुत सारे स्कूल, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह को एस्टैब्लिश किया। देयर एक्टिविटीज आल्सो इंक्लूडेड अ पुलिस कोर्ट, एजेंट्स वर्क, लीगल एड एंड एडवाइस टू द पुअर एंड इलिटरेट, एक्सकर्शंस फॉर स्लम ड्वेलर्स, सैनिटरी वर्क, मेडिकल रिलीफ एंड बॉयज क्लब्स एंड स्काउट की, याद रखिएगा बॉयज क्लब्स एंड स्काउट्स। और आगे जाकर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना इन्होंने की 1920 में। उनकी गतिविधियों में पुलिस कोर्ट एजेंट के कार्य, गरीब और अशिक्षित को कानूनी सहायता, झुग्गी में रहने वाले सफाईगरों, राहत कार्य वालों, बाल समूह, बाल दल के लिए सैर की व्यवस्था करना शामिल था। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस 1920 की स्थापना भी 1920 में इन्होंने ही इसकी स्थापना की।
और इसी के साथ ये वीडियो प्रेजेंटेशन ऑन सोशियो एंड रिलीजियस मूवमेंट्स ऑफ इंडिया ओके ये खत्म होता है। ये हमारा पार्ट 1 था। ऑल द बेस्ट। देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।